जो फिजिक्स सेकंड का आज हमारा टॉपिक है प्रकाशिकी। चैप्टर क्या है? प्रकाशिकी। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है। लेकिन इस बार क्या है कि जो कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस कम किया गया है, उसमें से प्रकाश का परावर्तन और दर्पण हटा दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर सीधे बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन पर। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन पर। तो इसमें पहला फिजिक्स सेकंड में पहला चैप्टर क्या है? प्रकाशिकी। प्रकाशिकी होता क्या है? ये ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब कि परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांति कोण, जितने भी चीजें हैं उनके बारे में प्रकाशिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो टॉपिक आता है क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या होता है? अगर कोई दो माध्यम ले लेते हैं, ठीक है, हम दो माध्यम ले लेते हैं, उसमें क्या है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या होता है? जो प्रकाश का वेग होता है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब प्रकाश के वेग में जब परिवर्तन होगा तो उसका क्या होगा? मार्ग भी चेंज हो जाएगा, यानी कि अपने मार्ग से, वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो ये जो घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये दो प्रकार से हो सकता है, चित्र के माध्यम से समझाते हैं इसको। इसे हम बोलेंगे पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ। अब क्या है, कोई प्रकाश किरण इस पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है। ठीक है, आपतित हो रही है। ये एक और इसमें चित्र ले लेते हैं। पृथककारी पृष्ठ, इस पर भी क्या है? प्रकाश की किरण एक आपतित हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसके माध्यम को डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है, यानी कि वेग में या परिवर्तन ना हो, तो ये तो क्या होता है? सीधे ऐसे निकल जाता, जैसे आया था, क्या होता? ऐसे निकल जाता। ये भी क्या होता? सीधे जैसे आया था वैसे निकल जाता। लेकिन अब क्या है, ये माध्यम एक है। ये क्या है? ये माध्यम एक है, माध्यम एक है, और ये माध्यम दो है। ये माध्यम एक इसमें और माध्यम, ठीक है। तो हमने क्या कहा? अगर इसके मार्ग में या वेग में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो सीधे निकल जाता। लेकिन अब क्या है कि जो है माध्यम एक से माध्यम दो में गया तो इसका वेग क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो इस कारण से अगर इस पर अभिलंब हम डालते हैं, ये होता है अभिलंब। यहां भी क्या करते हैं? अभिलंब डालते हैं। ठीक है, अगर कोई परिवर्तन ना हो तो सीधे निकल जाता। लेकिन अब क्या है कि इसका माध्यम जब चेंज हुआ तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो क्या हो गया? इसके वेग में परिवर्तन हो गया, और वेग में परिवर्तन की वजह से या तो ये क्या होगा? अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। ठीक है, या तो उधर चला जाएगा, ठीक है, या क्या हो जाएगा? इस साइड आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा या अभिलंब से दूर हट जाएगा। कहने का मतलब या तो उधर चला जाएगा या तो अभिलंब की ओर आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज यहां पर क्या है? ये आपतित किरण है, यहां भी ये आपतित किरण है। ये क्या है? अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, तो इसमें कोण देखो, देख लो। अब ये जो कोण बनेगा किसके बीच बनेगा? आपतित किरण और अभिलंब, इसे बोलेंगे हम अभिलंब। अभिलंब, ठीक है, और इसे बोलेंगे आपतित किरण।
आपतित किरण, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, अपरिवर्तित किरण, अपरिवर्तित किरण, ठीक है। जो यहां पर एंगल हमारा बनेगा वो होगा क्या, आई, ठीक है। आई किसके बीच बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, तो इसे हम बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच, इसे हम बोलेंगे अपवर्तित कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। और ये जो जहां पर ये तीनों बिंदु मिल रहे हैं, आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण, उसे हम बोलेंगे आपतन बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। जहां पर क्या होगा, तीनों कौन कौन से मिलेंगे, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ठीक है। अब इसमें भी वही करेंगे। ये क्या है, आई है, आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण, ठीक है। ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो है, ठीक है। इसे बोलेंगे हम अभिलंब, अभिलंब, और इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। और ये तो आपतित किरण है ये, ठीक है, इसे बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। ये पृथककारी पृष्ठ हुआ और ये आपतित किरण हुआ, और ये आपतन कोण, आई क्या होगा, आपतन कोण होगा, आर क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो है कोण आई, कोण आई, इसे बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो है आपतन कोण किसके बीच बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ठीक है। लिख सकते हैं आपतित किरण किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है ना, अभिलंब के बीच बना कोण क्या, कौन सा कोण होगा, आपतन कोण, ठीक है। और कोण आई, कोण आर, इसे बोलेंगे हम अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण। ये किसके बीच बना है, देखो ध्यान से, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, अपवर्तित किरण अभिलंब, ठीक है। तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, ठीक है। आई हो गया आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण। आर हो गया अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण। चित्र के हिसाब से देख लो, देखो ये अभिलंब है, ये आपतित है, क्या बन रहा है, आई, आई को बोलेंगे हम आपतन कोण। यहाँ देखो ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है, इसलिए आर को बोलेंगे अपवर्तन कोण। ये किसके बीच बनना है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनना है। और एक चीज हमने क्या कहा कि माध्यम चेंज हुआ, तो दूसरे माध्यम में गया कि प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो गया, या तो अभिलंब के अभिलंब से दूर हट जाएगा या अभिलंब की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश की चाल, अब देखो जो प्रकाश की चाल होता है सब माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अगर हम कांच में ले लें, कांच में ले लें प्रकाश की चाल, तो उसमें होता है, कांच में, कांच के लिए होता है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में होता है, पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सबसे ज्यादा किसमें होता है, निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में क्या होता है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब जो है हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हैं, इतनी चीज समझ में आ गया, ठीक है। इतना पहले नोट कर लो एक जगह पर, या पहले हम डिफिनीशन लिखा फिर नोट करो, पहले नोट कर लो इसको। प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं, जब प्रकाश किरण
प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन हो जाता है जिससे प्रकाश किरण अपने वास्तविक मतलब कि जहां जाना होता है वहां नहीं जाती, वास्तविक पथ से विचलित मतलब भटक जाती है। ठीक है, विचलित प्रकाश किरण अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, हो जाती है। अर्थात कहने मतलब क्या है, या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अर्थात या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, झुक जाएगी। और यही जो घटना होती है इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इसे पारदर्शी माध्यम में कहेंगे। पारदर्शी मतलब आर पार देखा जा सके, माध्यम से जाती है तो उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसको जहां जाना होता है वो वहां न जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये दो प्रकार से हो सकता है, या अभिलंब की ओर झुक जा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, या अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो यही जो पूरी घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या आपतन बिंदु है। ठीक है, ये आपतन बिंदु है। अब इस पर देखो, यहाँ इस पॉइंट पर पहले नियम के हिसाब से इस पॉइंट पे देखो, आपतित किरण और अभिलंब, ठीक है, और अपवर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं। ठीक है, एक ही आपतन बिंदु पर होते हैं या बिंदु पर होते हैं। तो ये पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों
एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और उस पर अभिलंब, ये बिंदु जो ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर तीनों एक ही तल पर हैं। ठीक है, तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि अगर हम कह दें कि एक निश्चित कोण और निश्चित माध्यम युग, निश्चित माध्यम युग मतलब जैसे कोई कलर ले लो, कोण का मतलब क्या हो, कलर ले लिया, ठीक है, और माध्यम ले लिया जैसे वायु, कांच या जो है कोई भी माध्यम ले लेते हैं। ठीक है, फिक्स कर देते हैं कि इस माध्यम के लिए और इस माध्यम के लिए और इस रंग के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी निश्चित कोण और किसी माध्यम युग के लिए साइन आई यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक या नियतांक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इस जो ये नियम होता है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू अपवर्तनांक या स्थिरांक, इसे हम बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो है किसी निश्चित कोण तथा माध्यम युग्म के लिए, ठीक है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन आई, आपतन कोण की ज्या का है ना, ज्या का मतलब साइन और आपतन कोण का साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर क्या होगा, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है, स्थिरांक, या हम इसे बोल सकते हैं क्या, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। और इसे ये जो पूरा वो होता है, इस नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। हमने क्या कहा कि एक निश्चित कोण और निश्चित माध्यम युग्म के लिए साइन आई यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक अपवर्तनांक या स्थिरांक होता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्नेल का नियम। ठीक है, इतना नोट करो। ठीक है, अपवर्तनांक, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिख दें इस तरीके से n21, ध्यान से देखना। ठीक है, n21 लिख दें। ठीक है, तो n21 हमने लिख दिया, तो यहाँ पर समझने का मतलब क्या है कि माध्यम दो का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या बोलेंगे, n21 मतलब क्या हुआ, माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष, एक के सापेक्ष। n21 का मतलब क्या होगा, माध्यम दो का, दो है ना, माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, n21 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं n2/n1। क्या लिखते हैं, n2/n1। और एक चीज, जो प्रकाश की चाल होगी वो इसका जस्ट उल्टा होगा।
माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। क्या हो जाएगा, n1 नीचे है तो ऊपर प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, नीचे क्या हो जाएगा, माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं माध्यम एक, इसको इस तरीके से, एक में प्रकाश की चाल। कहने का मतलब क्या है कि अगर n21 है तो 1 वाला माध्यम एक में जो प्रकाश चाल होगी वो ऊपर रहेगा, लिखने का तरीका बता रहे हैं, और माध्यम जो दो का जो में प्रकाश चाल होगी वो नीचे होगी। ठीक है, n21 लिखा है ना, 1 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे, तो माध्यम दो में प्रकाश की चाल। अब हमने क्या कहा कि जो है कोई भी माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो माध्यम हमने ये तो कहा नहीं कि माध्यम लिया है। ठीक है, तो माध्यम एक लिया, माध्यम दो लिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, माध्यम एक में प्रकाश चाल v1, ठीक है, माध्यम दो में प्रकाश चाल v2। इसको लिख दो समीकरण एक, समीकरण एक। अब इसका जस्ट इसका उल्टा अगर हम लिख दें इसको n12, क्या लिखते हैं, n12, तो जैसे हमने कहा था यहाँ पर दो आगे था तो माध्यम दो का अपवर्तन माध्यम एक के सापेक्ष। अब यहां पर क्या हो जाएगा, माध्यम किसका, एक का, माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम दो के सापेक्ष, माध्यम दो के सापेक्ष। कहने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, n1/n2 हो जाएगा, n1/n2 किसकी जगह पर, n12 की जगह पर। ठीक है, तो n1/n2। अब यहां भी क्या होगा कि माध्यम दो क्या है, नीचे है, तो ये ऊपर हो जाएगा, जो बाद में होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, तो जो पहले होगा उसको नीचे लिखेंगे। क्या हो जाएगा, माध्यम दो बाद में है, माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे में क्या हो जाएगा, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, माध्यम दो में क्या है, v2 हो जाएगा। ठीक है, माध्यम दो में v2 और माध्यम एक में v1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब ये तो हो गया कि n21 और n12 दिया है। अगर जैसे दे दिया है क्या, n1, क्या दे दिया है, n1 इस तरीके से दिया है, तो हम इसका माध्यम एक का अपवर्तनांक निकालेंगे किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष या y के सापेक्ष, निर्वात अथवा y के सापेक्ष। जब कुछ ना दिया हो, केवल n1 दिया हो, तो माध्यम 1 है तो माध्यम एक का अपवर्तनांक किसके, निर्वात के सापेक्ष। ठीक है, और n1 को हम क्या बोल देंगे, जब निर्वात के सापेक्ष निकालेंगे तो माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। अगर हम निर्वात के सापेक्ष निकालें क्या बोलेंगे, n1 है तो माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 को बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, माध्यम एक का किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसी प्रकार से हम n1 के लिए क्या लिख सकते हैं, n1 इक्वल टू क्या, माध्यम एक है। ठीक है, तो ये माध्यम एक है, ये पहले है, और इसके बाद में क्या है, निर्वात है। तो निर्वात ऊपर क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, नीचे क्या जाएगा, माध्यम एक में प्रकाश की चाल। इसको लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल। तो इसको अब हम जानते हैं कि जो है निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लिखते हैं सी से लिखते हैं, और माध्यम एक में तो v1, कोई भी माध्यम हो सकता है, तो c/v1
V1, C अपान V1, इसको इक्वेशन थर्ड कर देंगे। इक्वेशन थर्ड हो गया। अब एक चीज और, N1 को हम क्या बोलेंगे, माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे, माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक। कहने का मतलब क्या है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, अगर किसी माध्यम का जो है निर्वात के सापेक्ष क्या निकालते हैं, मतलब कि निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, निर्वात के सापेक्ष। ठीक है, इतना पहले नोट करो, फिर आओ। N2 निकला ना, अब ऐसे N1 निकला है, N2 निकालते हैं। तो N2 क्या है, केवल N2 दिया है, तो वैसे जहाँ पर क्या था, यहाँ पर N1 था, तो माध्यम एक का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। जब कुछ नहीं है तो क्या निर्वात के सापेक्ष होगा। ठीक है, तो माध्यम दो का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो N2 के लिए क्या निकलेगा, जैसे यहाँ पर हमने C अपान V1 निकाला, तो क्या निर्वात में प्रकाश चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश चाल, यानी क्या हो जाएगा, C अपान V2 हो जाएगा। समीकरण 4। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देंगे, तो 3 क्या है, C अपान V1 है, C अपान V1, और क्या है, N1 है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं N1 अपान N2, ये N1 है अपान N2। समीकरण 3 को क्या कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, तो समीकरण 3 क्या N1 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसका क्या लेफ्ट हैंड साइड N2 है, तो N1 अपान N2 बराबर में क्या हो जाएगा, C अपान V1 और C अपान V2। ठीक है, C अपान V1 और C अपान V2, इसको लिखा था क्या, N21 ना। तो अब भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, ये निकलेगा C अपान V1 इंटू V2 अपान C। ठीक है, तो C से C क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो N1 अपान N2 क्या आया, V2 अपान V1। अब देखो समीकरण 1 से, देखो V1 अपान V2 क्या है, N21 है, और ऊपर क्या आया है, N2 अपान N1, और समीकरण 2 क्या है, जो है N1 अपान N2 इक्वल टू V2 अपान V1, यानी कि यहाँ V1 अपान V2 अपान V1 आया है, और N1 अपान N2 है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, N12 लिख सकते हैं, क्योंकि N12 ही है ना, N12 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, N12 क्या लिख सकते हैं, N12, तो N12 ये अभी इसकी जरूरत पड़ेगी ना समीकरण की, तो सीधे सीधे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, N12 क्या बताया था, अपवर्तनांक में तो वैसे ही लिख देंगे, लेकिन 4 क्या होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है, तो N12 V2 अपान V1 ये आ गया समीकरण किससे, समीकरण 2 से। अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण 3 को 4 से भाग दिया, अब इसको उल्टा करेंगे, क्या कर देते हैं, समीकरण 4 को 3 से भाग देने पर, समीकरण 4 को 3 से भाग देने पर, तो भाग देते हैं, समीकरण 4 कितना है, समीकरण 4 हमारा निकला था क्या, N2 बराबर C अपान V2, तो N2 और समीकरण 3 क्या है, N1 है, N2 अपान N1 बराबर क्या हो जाएगा, C अपान V2 और N1 क्या हो जाएगा, C अपान V1, यानी आगे सॉल्व करते हैं, C अपान V2 और V1 ऊपर जाएगा C से C कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, बच गया हमारा N2 अपान N1 इक्वल टू V1 अपान
V2, V1 अपान V2। अब देखा जाए अगर समीकरण 1 के हिसाब से क्या आया था, N21 कितना आया था, ये लिखा था समीकरण 1 लिखा था N21 इक्वल टू N2 अपान N1, क्या लिखा था बराबर V1 अपान V2। समीकरण 2 ये लिखा ना, अभी यहाँ पर लिखा था हमने समीकरण 2 क्या लिखा था, N2 अपान N1 इक्वल टू क्या N21 और V1 अपान V2। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या N21 बराबर V1 अपान V2, V1 अपान V2 ये आ गया इतना, ठीक है। N12 क्या आया था, N1 अपान N2 इक्वल टू V2 अपान V1, यानी कि N12 बराबर V2 अपान V1। अब आगे क्या किया हमने, समीकरण 4 को 3 से भाग दिया, तो समीकरण 3 ये था, समीकरण 4 ये था, ठीक है। समीकरण 4 को यानी कि N2 4 है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है N2 है, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है N1 है, तो N2 अपान N1 बराबर AC अपान V2 था और AC अपान V1 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, N2 अपान N1 इक्वल टू V1 अपान V2, और N2 अपान N1 क्या है समीकरण 1 से देखा जाए तो इसको हम लिखे थे क्या N21, ठीक है। ये इतनी चीजें हैं अपवर्तनांक लिखने के लिए और प्रकाश चाल में संबंध। N1 के लिए हमने क्या बताया था कि N1 क्या है, माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। माध्यम 1 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था भाई, C अपान V1, C अपान V1, ठीक है। इसी प्रकार N2 के लिए हमने क्या बताया था, माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये हमने बताया था C अपान V2, C अपान V2। अब एक चीज यहाँ समझने वाली बात है कि अगर N1 का मान क्या है, ज्यादा है, क्या है N1 का मान ज्यादा है तो वहां पर चाल क्या होगा, कम होगा। N1 का मान ज्यादा है तो चाल कम होगा, और जहां पर चाल कम होगा N1 का मान ज्यादा होगा उसे हम सघन माध्यम कहेंगे, क्या कहेंगे सघन माध्यम। N1 का मान क्या होगा, ज्यादा होगा और चाल का मान क्या होगा, कम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे सघन माध्यम, ठीक है। अगर इसके विपरीत ले लें हम, N2 क्या हो जाए, कम हो जाए और ये ज्यादा हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा विरल माध्यम, कम हो जाएगा N2 लेकिन कम होगा ना, अपवर्तनांक कम हो रहा है, चाल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, चाल ज्यादा हो यानी ये विरल हो जाएगा और ये हो जाएगा सघन, ठीक है। इसको समझाने के लिए हम इस तरीके से बताते हैं, दो कंडीशन हम लेते हैं, अभी भी बताया था, ये अभिलंब है, ठीक है। ये भी अभिलंब है। ये माध्यम 1 है, माध्यम 1, माध्यम 2, ठीक है। ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2। अभी भी हमने स्नेल का नियम निकाला था, क्या निकाला था, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो साइन I अपान साइन R इक्वल टू नियत अपवर्तनांक स्थिरांक, तो इसको लिख सकते हैं क्या N21 लिख सकते हैं, ठीक है ऐसे, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो है N2 अपान N1, ठीक है N2 अपान N1। इसके लिए वही करो, साइन I अपान साइन R, वही N21 या
लिख सकते हैं N2/N1, ठीक है, N2/N1। अब इसमें ध्यान से देखना, अगर N1 का मान ज्यादा होगा तो ज्यादा कब होगा, जब हमारा क्या अपवर्तन कोण ज्यादा होगा, R का मान ज्यादा होगा तो N1 का मान ज्यादा होगा, ठीक है, N1 का मान ज्यादा होगा तो R का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये N1 का मान ज्यादा कह रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। और साइन R यानी R का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो R का वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब अभिलंब से क्या होगा, ज्यादा दूर जाएगा। क्या होगा, ज्यादा दूर जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, विरल माध्यम। क्या होगा, विरल माध्यम, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी, और सघन माध्यम में कम होगी। और जहां प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वहां पर विचलन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि N1 का मान N2 से ज्यादा कब होगा, जब R का मान किससे ज्यादा हो, I से। R का मान I से, यानी कि ये R होगा, ये I है, ये क्या है, I है, और ये क्या होगा, R जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी R का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या होगा, इसमें विचलन ज्यादा होगा, यानी N1 का मान तभी ज्यादा होगा जब R का मान ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ से क्या कंडीशन निकलता है कि अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हो जाती है। N1 का मान तभी ज्यादा होगा जब R का मान हमारा ज्यादा होगा, ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी। अब एक चीज, अगर N1 का मान क्या हो जाए, N2 से कम हो जाए, N2 से कम हो जाए। कम कब होगा, जब R का मान क्या होगा, R का मान क्या होगा, I से कम होगा। R का मान I से कम होगा। N1 का मान कम कब होगा, जब R का मान कम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा, N1 का मान ज्यादा होगा किसके कारण, R के, जब R ज्यादा होगा। अब यहाँ पर N1 कम होगा किसके कारण, R के कारण, जब R का मान क्या होगा, कम होगा। यानी R का मान कम कब होगा, जब ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विरल माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, क्योंकि यहाँ पर N1 का मान क्या है, कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और ये जो वाला माध्यम है क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम में क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, अगर विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इतना पहले ये बनाओ फिर उसके बाद दिखाते हैं। यदि अर्थात प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में, सघन से विरल में जाती है तो क्या, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये तो अभिलंब से दूर हट जाती तथा अब क्या है, सघन से विरल में गया, अब विरल से सघन में जा रहा है, तथा जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, R कम हो जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। एक बार फिर से समझाते हैं इसको, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो है अगर N1 का मान क्या है, ज्यादा है, ठीक है। N1 का मान ज्यादा कैसे होगा, जब हमारा R का मान ज्यादा होगा, ठीक है। N1 का मान ज्यादा कब होगा, जब R का मान ज्यादा होगा। अब जब R का मान N1 का मान ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, और R का मान ज्यादा होगा तो क्या होगा, अभिलंब से ज्यादा दूरी पर
विचलित होगा, तो विचलित जितनी दूरी पर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा, यानी कि आर का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। अगर विरल कब होगा, जब n1 क्या हो जाए, n2 से कम हो जाए। n1 कम कब होगा, जब r का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और r क्या हो जाए, i से कम हो जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा, विरल सघन में जाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है।